तो कल हमारा विषय था कि संबंधों में मधुरता कैसे लाई जाए। संबंध बिगड़ने के या बिगाड़ने के जो कारण हैं, उन कारणों को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, उसके बारे में हमने कल जाना। पहला जो कारण जो हमें कल समझ में आया वो था कि गुस्सा। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो रिश्ते बिगाड़ देता है, बर्बाद कर देता है, खत्म कर देता है। दूसरी बात हमने जानी थी कि जिद पकड़ लें तो जिद भी कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा सीन जरूर दिखाती है जिससे रिश्ते फिर बर्बाद हो जाते। तीसरी चीज, एक्सपेक्टेशन, जरूरत से ज्यादा, क्षमता नहीं है, क्षमता के विपरीत जाकर के हम लोग जब एक्सपेक्टेशन करते हैं और वो एक्सपेक्टेशन जब मीट नहीं होती है तो भी रिश्ते हमारे बिगड़ने लगते हैं। आज का हमारा विषय है, अब मैं ज़्यादा उसके नहीं इसमें जाऊंगा क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें भी करीबन 1 घंटा हमको लगने वाला है, 7:45 से 8:45 तक। 7:45 अभी हो चुके हैं, तो 1 घंटे में हमने यह सीखना है कि जीवन में अगर कोई विकट परिस्थिति आए, मुश्किल घड़ी आए, तो ऐसी घड़ियों में कैसे मन को शांत रखना, स्थिर रखना है, और कोई ऐसी चूक ना हो जाए, कोई ऐसा कर्म ना हो जाए, एक्शन ना हम ले लें जिसका पश्चाताप हमको सारी जिंदगी करना पड़े। जैसे कल बताया था कि गुस्से का जो स्पैन है वो बहुत छोटा है, 2.5 से 3 या 4 सेकंड से ज्यादा उसे अपना काम करने में वक्त नहीं लगता है। तो कई बार हम अपने आपे को खो जाते हैं, टेम्पर लूज हो जाता है, तो फिर हम अपने फ्रेम में नहीं रहते और बाद में फिर हमें पश्चाताप करना पड़ता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। अब इंसान का जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ है, एक से बढ़कर एक मुसीबत जीवन में आने वाली। कारण हम जिस संसार में आज रह रहे हैं ये मुसीबतों का बहुसागर है। एक निपटाई नहीं दूसरी खड़ी, दूसरी निपटाई नहीं तीसरी खड़ी, तीसरी निपटाई नहीं 3-4 और खड़ी। और कभी कभी तो ऐसा भी हमें महसूस होता है कि हम बिल्कुल तैयार ही नहीं हैं और फिर भी अचानक से जीवन में कोई ना कोई पेपर आ जाता है। और पेपर तब दिया जाता है जब पहले से तैयारी हो। ऐसा कोई एग्जाम है जहां बच्चा बिना तैयारी चला जाए एग्जाम हॉल में और जाके के परफॉर्म कर पाए? नेवर पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। पहले से तैयारी करनी बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले आपकी मानसिकता को चेक कर लेता हूं कि आपका जो माइंड सेट है, आपकी जो वृत्ति है, आपका जो एटीट्यूड है किसी परिस्थिति के प्रति, वो कैसा है? अच्छा है या बुरा है? क्या आप अच्छाई में अच्छाई ढूंढ पाते हैं, बुराई में बुराई ढूंढ पाते हैं, या बुराई में अच्छाई भी ढूंढने की आपके पास कला है? पहले एक बार वो टेस्ट कर लें, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे हमको डेवलप करना है ताकि हर बुरी घटना में कुछ एक अच्छा ढूंढने की हम कोशिश करें। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली एग्जांपल दूंगा जो मैंने काउंसलिंग में एक्सपीरियंस करी, और उसी के आधार पर हम समझेंगे। अगर आपको कहीं लगे कि आपकी परिस्थिति थोड़ी इससे अलग है तो आप मुझसे सवाल जरूर पूछेगा, आपके सवाल का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करूं। अब दो चीजें हैं, या तो मैं ही बोलता रहूं और आप ही सुनते रहें, या फिर कभी कभी आप बोलें और मैं फिर उसका उत्तर दूं। कौन सा तरीका सही है? दूसरे वाला? तो अगर दूसरे वाला सही है तो पहला सवाल आपसे पूछता हूं, ये क्या है मेरे हाथ में? आपने कहा ना जवाब देंगे हम, तो क्या है ये? गुलाब का फूल है। अब आपकी जैसे इस गुलाब के फूल के ऊपर नजर पड़ी तो बताइए आपने क्या देखा इसमें? जल्दी जल्दी जवाब देना, नहीं तो फिर रात के 9:45 बज जाएंगे। जितना जल्दी आप मुझे रिस्पांस देंगे उतना हमारा टाइम सेव होगा। अच्छा, क्या दिखा आपने? जैसे आपकी पहली नजर इसके ऊपर पड़ी तो आपने इस गुलाब के फूल में क्या देखा? लाल पंखुड़ियां देखी, और क्या देखा? जल्दी से, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, हरे पत्ते दिखाई दिए, और क्या होता है एक गुलाब के फूल में? हाँ जी, खुशबू। हाँ, और क्या दिखाई दिया? क्विकली, और इसके अलावा क्या देखा आपने? गुलाब के फूल में और क्या क्या होता है? कांटे। अच्छा, और क्या देखा? कांटों के अलावा और क्या है?
इसकी स्टेम भी तो है ना, ये भी दिखाई दे रही है ना हमको, तो फिर हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। गर्मी मुझे आपसे ज्यादा लग रही है, क्यों? क्योंकि जब बोलते हैं तो गर्मी लगती है। जीवन में कुछ पाने के लिए खोना नहीं, कुछ लगाना पड़ता है। पसीना लगाएंगे आज हम। बहन जी मुझे बोल रही थी आपके लिए पंखा मंगवाऊं, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो हम सब ने गुलाब का फूल देखा, लेकिन हर किसी ने इसमें अलग अलग कुछ देखा। दो एटीट्यूड हैं, ध्यान से सुनना आप। एक है कि इतने कांटों के बीच में एक गुलाब का फूल, इतने कांटे और एक फूल। और एक नजरिया है कि इतने कांटों के बीच में भी एक फूल उग सकता है। जिंदगी बस इस गुलाब के फूल की तरह है। फूल एक है, समस्याएं, कांटे बहुत सारे हैं, हाँ या ना? चुभते हैं, खून निकलता है, दर्द होता है। और कल एक बात बताई थी कि सबसे ज्यादा पीड़ा, सबसे ज्यादा दुख अपने ही देते हैं। और उनके दुख ऐसे हैं, ना तो सहे जाते हैं और ना ही किसी से कहे जाते हैं। इसलिए अंदर ही अंदर इंसान घुटता रहता है। तो पहली चीज है कि आपके जीवन में आने वाली जो परिस्थिति है, आप उस परिस्थिति में क्या देख रहे हैं? उसमें कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है या फिर उस परिस्थिति में आपको परिस्थिति दिखाई दे रही है? वो डिसाइड करेगा कि आपका माइंडसेट कैसा है लाइफ के प्रति। जिंदगी एक क्रिकेट गेम की तरह है। अगर आप पिच पे उतर जाओ तो बॉलर की पहली मंशा है कि इसको पहली ही बॉल पे निपटा लेना है। मान लीजिए मैं क्रिकेट ग्राउंड पे बैट लेके खड़ा हूं, आप सामने से एक बॉल लेके आए, तो पहली बॉल कौन सी मंशा से फेंकेंगे आप? कि कोतवाल जी को पहली बॉल पे निपटा लेना। मान लीजिए मैं नहीं निपटा तो छोड़ देंगे आप मुझे? नहीं, तो आप दूसरी बॉल फेंकेंगे। मान लीजिए दूसरी बॉल पे भी मैं नहीं निपटा तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे? या तीसरी? और तीसरी वो पहली दो बॉलों से और बेहतर या उनके जैसी या उनसे घटिया? उससे भी बेहतर। और मान लीजिए तीसरी बॉल पे भी नहीं निपटा तो क्या करेंगे आप? कब तक करेंगे ये काम? जब तक मैं, हाँ, तो जिंदगी भी आपके साथ यही करेगी। ऐसे ऐसे बॉल फेंकेगी और तब तक फेंकेगी जब तक आपको उस पिच से, जिंदगी की पिच से आउट ना कर दे। आजकल की डेट में जो सुसाइडल टेंडेंसी है उसकी मात्रा 20 साल पहले से अगर आप कंपेयर करो तो 200 टाइम्स बढ़ चुकी है, 200 गुना। बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? कोई भी छोटी घटना जब जीवन में आती है, उस घटना को कैसे निपटना है वो कला ना होने के कारण वो समस्या हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। और जब बड़ी लगने लगती है तो हम अपने आप को उसके सामने बहुत छोटा पाते हैं और लगता बस खत्म हो गए, लुट गए, मिट गए, बर्बाद हो गए। मैंने अपने जीवन में जितने भी कैंसर पेशेंटों की काउंसलिंग करी, यकीन मानिए एक क्वेश्चन उन सबका कॉमन था। मेरी तरफ ध्यान देना, आने जाने वालों का काम है, वो आते भी रहेंगे जाते भी रहेंगे, आपने अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना। क्योंकि 1 घंटे के सेशन में सारी बातें आपको समझ में आने वाली नहीं। कोई एक बात होगी जो तीर की तरह आपका सीना चीरते हुए निकल जाएगी और वही आपके जीवन का बदलने का कारण बनेगी। 25 साल पहले मैं भी आप ही की तरह ऐसे ही किसी सभा में बैठा था, ऑडियंस की तरह। बस एक बात दिल को छू गई और आज आपके सामने है। इसलिए ध्यान से, आपकी दैनिक जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उन्हीं का ही हम समाधान करेंगे, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं आपको बताऊंगा मैं। तो पहली चीज है कि हमारी जो जीवन के प्रति सोच है वो सोच कैसी है, यह निर्धारित करती है कि जो आने वाली परिस्थिति है उससे आपका क्या होने वाला है। जितने भी कैंसर पेशेंट हैं उनकी एक ही क्वेश्चन है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कोतवाल साहब कि ऐसा भी जीवन में कभी दिन आएगा कि इतना संघर्ष करना पड़ेगा, भीतर से पूरी तरह से टूट चुकी हूं, टूट चुका हूं। और मैंने ऐसे भी लोग जीवन में देखे, आध्यात्मिक लोग, दोनों किडनी फेल, चेहरे पे वो मुस्कुराहट कि 2 किडनियां जिनकी बराबर काम कर रही हैं उनके चेहरे पर भी वैसी मुस्कुराहट नहीं। वेयर इज द डिफरेंस? अंतर कहां है? सोच का अंतर है। एक साधारण व्यक्ति है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। आध्यात्मिक व्यक्ति में वो कला है कि कैसे वो एक बुराई के अंदर एक अच्छाई ढूंढनी है, ये चीज जानता है।
मेरे ऑफिस में एक कैंसर पेशेंट मेरे साथ बैठता है, बहन जी हैं वो, उनको कैंसर है, लेकिन उनके चेहरे से आप कभी ये नहीं बता सकते कि इस औरत को कैंसर है। क्यों? मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग। इसलिए इतनी बड़ी बीमारी भी उस आत्मा का, उस व्यक्ति का कुछ कर नहीं पाती है। बस एक चीज याद रखना, जब तक आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता नहीं लाएंगे, आप किसी भी परिस्थिति में अच्छा सोच नहीं पाएंगे। सोचने नहीं देगी वो आपको, ऐसा तोड़ के रखेगी, पीसेस में आपको बिखेर देगी, दिमाग काम नहीं करेगा। चीज इतनी होगी, इतनी बड़ी महसूस होगी कि आपका ऊपर वाला जो टॉप फ्लोर है ना, टोटल हाईजैक, सोच भी नहीं पाएंगे। एक लड़की मेरे पास अभी 2 हफ्ते पहले आई, उसने कहा कि मेरी शादी होने वाली थी, और जिससे मेरी शादी होने वाली थी मेरे कॉलेज का जो है मेरा फ्रेंड था, और हमारा लव मैरिज था, और हमारे घर वाले भी जो इस बात के लिए राजी थे, तो इट वॉज अ लव मैरिज कम अरेंज मैरिज। लेकिन शादी के 2 दिन पहले, जबकि पूरा अरेंजमेंट हमने कर लिया, 1 करोड़ रुपए खर्चा किया बोले पापा ने पूरी शादी के अरेंजमेंट में, शादी के 2 दिन पहले इस लड़के ने मेरे को ना बोल दिया। पूरी तरह से बिखर चुकी थी वो, और उसका मन ऐसा कर रहा था कि बस अभी मैं कुछ जहर पी लूं और खत्म हो जाऊं। मैंने उसको कहा कि बेटा देखो, तुम दिखने में इतनी सुंदर हो, पढ़ाई में तुम इतनी होशियार हो, केवल एक इंसान 800 करोड़ लोगों में से एक इंसान तय करेगा कि तुम जिंदा रहोगी या मर जाओगी। सिर्फ एक इंसान, इतनी औकात है उसकी। ठीक है, 15 या 20 दिन पहले की बात है ये। उसने कहा सर आप तो स्पिरिचुअल है, आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, मेरे सीने में जाके देखिए क्या दर्द मैं महसूस कर रही हूं। उस बच्चे को एक चीज बताई कि जीवन में जो हो रहा है, होनी ने आपके लिए वो इसलिए तय किया है क्योंकि उसी से आप जीवन में ग्रो करेंगे, लेकिन वो होनी तय करेगी कि कब करेंगे आप। सिर्फ अपना एटीट्यूड चेंज करो। मैंने उस बिटिया को बोला कि तुम एक काम करना, 500 रुपए का बुके खरीदना, उसके ऊपर एक छोटी सी चिटकी लगा लेना, और उस आदमी को मेरे कहने से भेज देना कि थैंक यू फॉर डूइंग दिस, ये करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोले मर जाऊं उस कमीने के बारे में कभी ऐसा न मैंने कहूं। तुम्हारी पीड़ा का कारण लोग नहीं है, लोगों के दिए हुए दुख जो दिमाग में परमानेंट फिक्स कर लिए ना, वो तुम्हारे दुख के कारण है। 5 दिन पहले उसने मुझे फोन किया, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में उस दिन तो मैं मन ही मन आपको भी कोस रही थी कि इतनी पॉजिटिव बातें करने से सीन नहीं बदलते हैं। सर उसका एक्सीडेंट में परसों बोले उसने शरीर त्याग दिया। ऐसी मेरे पास 1000 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है। अब हम मरे जा रहे थे ना उस व्यक्ति के प्रति, लेकिन होनी को पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। होनी तय करेगी किस वक्त पे वो आपको आपका सही जो रूट है आपके सामने रखेगी। लेकिन हमारी आदत क्या, अभी अभी हलवा बनाएंगे, अभी अभी खाएंगे, भले मुंह जल जाए, अभी के अभी चाहिए मेरे को रिजल्ट, इसको अभी का अभी ठीक करना, बोले अभी के अभी ठिकाने लगाना है। क्यों? इस आदमी ने मेरे को बहुत परेशान करके रखा है। तो जिंदगी में किसी भी कठिन परिस्थिति से आप गुजरो, मैंने जीवन में इतने दुख देखे हैं, एक इंटरव्यू में मैंने ये स्लोगन कहा था, बहुत फेमस हो गया, इतने जीवन में दुख देखे कि अब किसी दुख से भी दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर दुख ने जीवन में कुछ अच्छा मेरे जीवन में किया, और कुछ अच्छे 10 साल के बाद हुए, कुछ 25 साल के बाद हुए, और कुछ तो अभी भी हो रहे हैं। इसलिए आपको नहीं मालूम है आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, होनी को तय करने दीजिए। तो आपको क्या करना, आपने अपनी भरपूर तैयारी करनी है, गिव योर 100%, रेस्ट इज अपॉन योर डेस्टिनी, आप अपने भाग्य पे छोड़ दीजिए। क्योंकि कल भी बताया था कि भाग्य को इस दुनिया की कोई भी ताकत छीन नहीं सकती, और भाग्य को कोई 0.0001% ऐड भी नहीं कर सकता। तो पहली चीज, जब भी जीवन में कोई संघर्ष आवे, मुसीबत आवे, अनहोनी होवे, कुछ भी हो जाए, क्या हो सकता है मैं बताता हूं आपको 4-5 बातें, क्या क्या जीवन में हो सकता है। पहली चीज, ऐसी बीमारी जिसके बारे में आपने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लाइक कैंसर, आ सकती है। दूसरा, नौकरी जा सकती है। तीसरा, संबंध टूट सकते हैं, पति पत्नी का रिश्ता जो है वो खत्म हो सकता है, बाप बेटा शत्रु बन सकते हैं, भाई बहन शत्रु बन सकते हैं, किसी भी प्रकार की मुसीबत जिंदगी में आ सकती है। और एक चीज याद रखना, एक भी मुसीबत टेलीग्राम दे के नहीं आएगी आपके पास,
ऑल ऑफ द सडन फ्रॉम एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा से हमको क्या करना है, बॉलर कोई भी आ जाए पिच पे उतर गए, अब आप तय नहीं करेंगे कि कौन बॉल करेगा और किस प्रकार से करेगा, ये उसके ऊपर है, परिस्थिति तय करेगी कि वो किस तरह की बॉल आपके ऊपर फेंकने वाली है। गॉट इट? तो करना क्या है, अगर बॉल फेंक दी तो पहला काम करना है शांत रहना है। अब सवाल पैदा होता है कि जितना ये कहना और सुनना आसान है शांत रहना, क्या प्रैक्टिकली शांत रहना उतना आसान है? यस, नहीं है। लेकिन आप एक चीज जरा अपने दिमाग में दौड़ाइए, वो पहला दिन जब आप मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाते थे, ऐसा लगता था कि तुम्हारे बस का काम नहीं है, लेकिन आज एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ से स्कूटी चलती है, हाँ या ना? कहां इतना अंतर कैसे पैदा हुआ है? प्रैक्टिस, विकल्प कोई नहीं है प्रैक्टिस का। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपने, जो मैं आपको कह रहा हूं उसका आपने अभ्यास करना, कैसे करना वो भी बताऊंगा। तो जीवन में पहला नियम है कि जब भी कोई संघर्ष, कोई मुसीबत आए, अब शांत रहिए, थोड़े स्थिर रहिए, दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज पॉपअप होंगे कि कैसे इसको हैंडल करना है, लेकिन होने नहीं देगी परिस्थिति ऐसा। जब इंसान दलदल में फंसता है ना, तो पहला उसका लक्ष्य क्या होता है, वो छटपटाता है घबराहट में, और उस दलदल से निकलने की कोशिश करता, संघर्ष करता है, और वही संघर्ष, वही छटपटाना उसकी मौत का कारण बनता है, क्योंकि जितना वो छटपटाता है उतना दलदल उसको नीचे और घसीटती जाती है, हाँ या ना? इसलिए जब भी जीवन में कोई इंसान दलदल में डूबे, उसे पहला नियम याद रखना है, शांत हो जाओ और फैल जाओ पूरी तरह से, कुछ नहीं करो, वेट करो कोई बाहर से आए आपको निकाले, क्योंकि आप खुद नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि आप फंस चुके हैं बुरी तरह से उस दलदल में। अब कोई बाहर से आए, लेकिन आप उसके लिए मौका छोड़ेंगे तब ना कोई आएगा, आप खुद ही छटपटाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। अब कोई मुसीबत आई, इसको फोन, उसको फोन, इसको पूछेंगे, उसको पूछेंगे, अगर एक बीमारी आएगी 10 लोगों को फोन करेंगे कि मुझे भी पेट में दर्द होता, आपको भी होता था, आपने क्या किया? बोले मैंने तो टेस्ट कराया, बाद में पता चला ट्यूमर। ये बोलता है हे भगवान, मेरे को भी ट्यूमर तो नहीं हो गया? पूछ किसको रहा है? पेशेंट को, जबकि पूछना किसको चाहिए? डॉक्टर को। लेकिन क्या है, जब मुसीबत आती है ना, दिमाग काम नहीं करता है। अब देखो, सास और बहू का झगड़ा हुआ तो बहू सबसे पहले किसको फोन लगाएगी? अपनी मां को। अभी मां कौन सी ब्रह्म ज्ञानी, वो भी 25 साल से उसके हस्बैंड के साथ लड़ी रही है, वो उसको कौन सा उपाय बताने वाली है? फिर वो अपनी सहेली को करेगी, सहेली बोले तेरा हस्बैंड फिर भी ठीक है, मेरा तो उससे भी ज्यादा बवाली है। बताइए सोल्यूशन कहां से मिलेगा? तो ये जो चीजें हम करते हैं, जो छटपटाते हैं ना, तो और धीरे धीरे दलदल के भीतर में हम फंसते जाते हैं। तो पहला काम क्या करना है? शांत। इसलिए मेरी एक लाइन है, कुछ याद ना रहे ना तो ये लाइन जरूर याद रखना, कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत कुछ करने जैसा है। कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत कुछ करने जैसा है। कई बार हम बहुत कुछ कर लेते हैं, इसलिए बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तो जब आपको लगे कि हमारे से कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा शांत रहिए, समय को गुजरने दीजिए। ताकत क्या है समय में, आपको मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है? अब समय की जो शक्ति है, वो शक्ति ये है कि दुनिया का कोई संडे परमानेंट नहीं रहने देती। कौन? समय। हर संडे को मंडे में बदल देगी वो, हर रात को दिन में बदल देगी वो, हर सुख को दुख में और दुख को सुख में। ये समय की ताकत है और कोई इसे चैलेंज नहीं कर सकता है। इसलिए क्या करना है? थोड़ा संयम, पेशेंस, धीरज। लेकिन कैसे आएगा? मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आ जाएगा? नहीं, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान करने की आवश्यकता है। जब आप ईश्वर का ध्यान करते हैं ना, तो आपके भीतर वो एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, तब आप संयम बना सकते हैं। जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं अंधा हो जाता था, आज से 25 साल पहले। और आज आप सोचो इन 25 सालों में क्या ऐसा हो गया कि लोगों को हम शांति का उपदेश दे रहे हैं। अंतर कहां है? जब आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हैं ना, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। लेकिन समाज में इस आध्यात्मिकता के प्रति छवि बहुत खराब है। आध्यात्मिकता माना बाबा बनना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आध्यात्मिकता माना एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा बॉस, एक अच्छी मां, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी सास। ये कैसे बनना है? आज देखो, हमारे घर में अगर एक भूत आ जाए तो कितना तांडव करता है ना?
और ये क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, ये किसी भूत से कम है क्या? तो 5 भूत है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर घर में 5 सदस्य तो कितने भूत हुए? 25 भूत हुए कि नहीं हुए? एक भूत हमको हिला के रख देता है, और इधर तो 25-25 भूत है। और फिर भगवान से हम इच्छा कर रहे हैं कि प्रभु सुख दीजिए, शांति दीजिए। प्रभु कहते पहले भूतों को तो सेटल कीजिए। लेकिन देखो, फितरत है हमारी, रोएंगे, मरेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, दुखी रहेंगे, लेकिन चेंज प्रोसेस में कभी नहीं। कल सुनाए ना, कई सारी घटनाएं सुनाई ना आपको। तो एक घटना सुनाता हूं, एक लाइन याद रखना। जब भी मुसीबत से घिर जाओ, चारों तरफ अंधकार दिखाई दे, मुसीबत ही मुसीबत, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे, लगे बस जिंदगी खत्म हो चुकी है, तो यकीन मानना ये आपकी जिंदगी का पहला और आखिरी एग्जाम है। अगली बार अब आपके जीवन में ऐसा एग्जाम कभी नहीं होगा। क्यों? ये परिस्थिति आपको ऐसा निखारेगी कि फिर किसी एग्जाम की इतनी औकात नहीं है जो आपको हिला के रख सके। ये आपका अंतिम एग्जाम है, बस ये सोच करके चलना। आप 2 घटनाएं सुनाता हूं, एक कहानी के रूप में सुनाता हूं, एक काउंसलिंग एक्सपीरियंस सुनाता हूं। इजराइल देश का नाम सुना है आपने? नेतन्याहू जहां के प्रेसिडेंट है। 300-400 साल पहले वहां एक राजा रहते थे। आपको रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात पे ध्यान दीजिए। इधर रिकॉर्डिंग हो रही है, आप यूट्यूब में बीके मनोज कोतवाल डालेंगे तो सारे के सारे वीडियो आपको मिलेंगे। अभी बस आप मेरी तरफ फोकस कर लीजिए, क्योंकि एक शब्द जो आपका जीवन बदल देगा, वो कोई एक ही होगा 1-1.5 घंटे के अंदर। तो मैं आपको बात सुना रहा था, एक किंग सैलमन थे। उनका एक वजीर था, जैसे आपके यहाँ अकबर और वजीर, वो क्या कहते हैं उसके, बिरबल, उसकी बहुत कहानियां सुनाई जाती। तो सैलमन एक राजा था, उसका एक वजीर था जिसका नाम था बिनाया। ध्यान से सुनना जरा आप। कठिन परिस्थितियों में से कैसे पसार करना, कैसे गुजरना है, उसके लिए कहानी 2 रूप में सुनाऊंगा। एक जो मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देनी है, जो एक्सपीरियंस किया, और दूसरा ये घटना के बारे में आपको बताना चाहूंगा मैं। तो किंग सैलमन ने अपने वजीर बिनाया को कहा कि बिनाया, एक अंगूठी बनवा लो मेरे लिए, एक अंगूठी बनवा लो, जिसे सुखी देखे तो दुखी हो जाए और दुखी देखे तो सुखी हो जाए। बिनाया सोचा, ऐसी दुनिया में कौन सी अंगूठी होती है भाई सोने की, कि जिसको अगर सुखी देखे वो दुखी हो जाए। प्रैक्टिकल कहानी सुना रहा हूं मैं, कोई ऐसे नहीं सुना रहा हूं, इजराइल की कहानी है ये। तो ऐसी कौन सी है, लेकिन राजा का हुक्म है। तो बिनाया निकल पड़ा, पूरा इजराइल ढूंढ मारा, कहां मिलेगी ऐसी अंगूठी। एक सोनी, दूसरा सोनी, ऐसे घूमते 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 एक जगह पेड़ के नीचे बैठा, बड़ा दुखी था। सामने देखा एक लोहार की दुकान है, तो सोचा 2 मिनट लोहार के पास बैठ लेता हूं। तो चला गया लोहार के पास। लोहार ने बोला, भाई दादा इतने परेशान काहे को हो? बोले, यार मेरे राजा ने मेरे को कहा एक अंगूठी बनवा के लाओ, जिसको सुखी देखे तो दुखी हो जाए और दुखी देखे तो सुखी हो जाए। बोले, फिर तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे? मैं हूं ना, मैं बना के देता हूं बोला तुमको अंगूठी। बोले, बस मेरे को खाली $10 दे दो, माना $1000। कितना? $10 दे दो, बोला मैं तुमको अंगूठी बना करके दे देता हूं। कब बनेगी? बोले कल शाम तक बन जाएगी। अब ये लोहार गया और एक सोनी के पास गया, और उस सोनी को बोला कि एक अंगूठी बनानी है, और एक पर्ची पे लिख के दिया कि ये उसके ऊपर 2 लाइनें लिख लेनी है तेरे को, बस। सोनी ने बना दी, और अगले दिन बिनाया ने देख ली। जैसे बिनाया ने वो देखी, वो बड़ा दुखी था, जैसे उसने वो अंगूठी देखी तो खिल उठा, इतना खुश हो गया, अरे बस मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बोला। ठीक है। अब टेस्ट किसका लेना था? राजा का। तो वो जैसे वो अंगूठी लेके गया, राजन आपकी समस्या का समाधान हो गया है। तो राजा बड़ा खुश था, उसके राज्य में सब सुखी थे, वो भी सुखी था, बहुत खुश रहता था वो। राजा ने जैसे वो अंगूठी हाथ में पकड़ी, उसका ध्यान अंगूठी पे गया, राजा रोने लग गया। अब कंडीशन क्या थी? दुखी देखे तो सुखी हो जाए। बिनाया दुखी था, देख ली तो सुखी हो गया। राजा सुखी था, देखा तो दुखी था, दुखी हो गया। आखिर उस अंगूठी में ऐसा था क्या? उस अंगूठी में एक लाइन लिखी हुई थी। उस लाइन में लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। क्या? दिल से ताली तो बजाओ। क्या कहा? क्या लिखा था? बिनाया जब दुखी था तो उस लाइन ने उसे क्यों खुश किया कि तेरा ये वक्त भी देख गुजर गया। और राजा को यह समझ में आया कि मैं आज राजा हूं, लेकिन कल हो सकता वक्त ऐसा खेल खेले कि मेरा राजपाट सारा, इसलिए राजा दुखी हो गया। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास एक लड़का आया, इंजीनियरिंग कर रहा था फॉरेन में, किसी कंट्री में। अब बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, उम्र है छोटी,
को एजुकेशन है, किसी लड़की से मोहब्बत हो गई, मोहब्बत में इतना गहरा उतर गया कि पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। पहला सेमेस्टर फेल, सेकंड सेमेस्टर फेल, थर्ड सेमेस्टर फेल। लड़की ने सोचा अगर इस फेलियर के साथ शादी करूंगी तो मेरी जिंदगी वैसे ही खराब कर लेगा, तो उसने कहा कि ये रिश्ता अब कंटिन्यू नहीं हो सकता है, तुम्हारे जैसे मैं फेलियर आदमी के साथ जिंदगी जी नहीं सकती हूँ। प्यार अपनी जगह है, सच्चाई और जीवन की जो हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। इधर यू प्रूव योर सेल्फ आर यू जस्ट लीव मी, या तो आप ये सिद्ध करो कि तुम मेरे काबिल हो या तुम मुझे छोड़ दो। उसको 440 का झटका लगा कि जिसके पीछे मैंने अपनी पूरी पढ़ाई दाव पे लगाई, आज वही मुझे छोड़ के चली गई। देख, बताया ना सिचुएशन ऐसी आएगी। तो उसने दुख के मारे सुसाइडल अटेम्प्ट किया लड़के ने, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि दोस्त उसको फटाफट जो है हॉस्पिटल लेके गए और वो बच गया। अब बच गया तो क्या हुआ कि उसने सोचा अब मेरा मन नहीं लग रहा है यहां पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही तो उसको लगे कि मेरी बात का जिक्र हो रहा है। मेरी तरफ ध्यान देना, पंखा चले ना चले वो अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ है, माता जी को भी बिठा दीजिए। अब क्या होता है, तो उस लड़के ने सोचा चलो मैं भारत वापस चला जाता हूं, इंडिया चला जाता हूं, अपनी मां से अपने दुख की कहानी जो है शेयर करूंगा, मम्मी शायद कुछ मुझे आइडिया देगी। घर आया, उसने मम्मी को कहा कि मम्मी अब हम वापस वहां नहीं जाएंगे, हमसे इंजीनियरिंग ना हो पाएगी, यही पापा के साथ कुछ ना कुछ जो है कर लेंगे। मां रोने लग पड़ी कि एक ही बेटा है, तू भी ऐसा करेगा तो हमारी तो जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, तू ही तो एक सहारा है, तू ऐसा करेगा तो हम कहां जाएंगे। बेटे को लगा कि मम्मी सही जगह नहीं थी अपना रोना रोने के लिए, मैंने गलत कर दिया। मां भी दुखी हो गई। लेट मी टॉक टू माई फादर, चलो मैं अपने पापा से बात करूं, क्योंकि पापा इज मेंटली वेरी मैच्योर, पापा ने बहुत कुछ जिंदगी में देखा होगा। तो उसने पापा से बात करी कि पापा हम अब इटली वापस न जाएंगे, हमसे इंजीनियरिंग ना हो पाएगी, यही कुछ ना कुछ आपके साथ बिजनेस में कर लेंगे। पापा ने बोला जूते मारूंगा, अपनी जिंदगी की सारी कमाई तेरी पढ़ाई में लगाई है, तो मेरी सामने से दफा हो जाओ और वापस वहां इटली चला जाओ और इंजीनियरिंग करने में एक भी बात सुनने वाला नहीं। अब लड़के को लगा कि मां भी सुन नहीं रही है, पिताजी भी सुन नहीं रहे हैं, अब मैं करूं तो करूं क्या। बहुत दुखी हो गया। अब हुआ क्या कि उसके पड़ोस में एक कोई बहन जी थी जो ओम शांति में जाती थी, तो व्हाइट कपड़े पहनती होंगी। सुबह सुबह कहीं ये वॉक पे जा रहा था, वो बहन जी कहीं सत्संग में जा रही थी, तो ये दुखी था। इसने पूछा कि आंटी आप कहाँ जाते हैं, तो उन्होंने कहा मैं ओम शांति में जाती हूँ, ये हमारे शहर की बात है। तो बोला आंटी मैं भी बहुत दुखी हूं, मुझे भी कहीं ले जाओ। बोला आपको कहावत है ना, मरता क्या ना करता। तो वो आंटी ने बोला एक नंबर देती हूं तेरे को, ये मनोज भाई हैं, इनका नंबर है, आप डायल कर लो, एक बार आप उनसे मिल लो, काउंसलर हैं, इस तरह के विषय जो है इनके ऊपर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो आप जो है उनके उनके पास जाइए और आप उनसे मिलिए। ये लड़का मेरे पास आया बहुत दुखी। ऐसे कई दर्जनों मैंने केसेस अपनी लाइफ में देखे, तो ये एक मुझे प्रोमिनेंट लगा, इसलिए आज के टॉपिक से रेलेवेंट लगा, इसलिए आपको सुना रहा हूं। देखिए आपके बच्चे भी ये गलतियां करेंगे, उम्र है ना इसलिए ध्यान से सुनना, और जब तक वो बच्चे यहां तक नहीं डूबेंगे आपको बताएंगे नहीं। जब आखिरी स्टेज पर पहुंचेंगे ना, जब उनको चारों तरफ से अंधकार दिखाई देगा, तब वो आपके पास आएंगे, फिर कुछ नहीं आप कर पाएंगे। तब वो बच्चा मेरे पास आया, उसने मुझे पूरी कहानी बताई। फिर उसका जो है 3-4 दिन हमने जो है काउंसलिंग किया, फिर उसके बाद उसको राजयोग मेडिटेशन के बारे में बहनों के पास भेजा। अच्छा 4 दिनों में मैंने उसको एक बात पक्की करवाई थी, एक चीज उसको पक्की करवाई कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, घबराओ मत, तुम अपने आप को प्रूव करो कि तुम उसके काबिल हो, दुनिया तुम्हारे पीछे होगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, इटली जाने से पहले वो बच्चा मेरे से मिलने आया, उसने कहा सर ये मेरी बाजू देखिए, मैंने एक टैटू बनाया है, आप इसे पढ़ लीजिए, इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में उसका मतलब बताता हूं, यह वक्त भी गुजर जाएगा। बोले जब जब मैं दिल से दिल शिकस्त हो जाऊंगा आपकी ये लाइन जरूर याद रखूंगा। सवाल ये नहीं है, सवाल उसने मुझसे एक पूछा था कि ये लाइन मेरी मम्मी को मालूम नहीं थी क्या, ये छोटी सी लाइन मेरी मम्मी को मालूम नहीं थी बेटा, मोह में अंधी हो गई इसलिए टॉप फ्लोर काम नहीं कर पाया। क्या ये लाइन मेरे पापा को मालूम नहीं थी बेटा, लेकिन मोहवश हम क्या हो जाते हैं, एकदम अंधे हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए छोटी छोटी घटनाओं से आपकी वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं आज, और बाद में आपको पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता है। कल सुनाई ना 3-4 एग्जाम्पल है, कैसे 12-12 13-13 साल के बच्चों ने सुसाइड कर लिया, माता पिता के छोटे से गुस्से से, छोटा सा गुस्सा, कोई बहुत बड़ा गुस्सा भी नहीं किया था उन्होंने। शक्तिहीन है आज की डेट में बच्चे।
और आपकी लाइफ में ऐसा कोई स्पिरिचुअल कल्चर भी नहीं है जिस कल्चर की वजह से वो मेंटली इतने स्ट्रांग हो कि अपने चैलेंजेस को खुद ही फेस करे। आज वो बच्चा उस देश में एक प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहा है और जिंदगी में बहुत खुश है। वेयर इज द डिफरेंस? अंतर कहां है? सिचुएशन बड़ी नहीं है, आपको हैंडल करना नहीं आ रहा, आपको हैंडल करना नहीं आ रहा है। ये कारण है कि आपकी सिचुएशन आपको टेक ओवर कर लेती है। समस्याएं बड़ी नहीं है, हमारी जो तैयारी है ना वो बहुत छोटी है। तो तैयारी करनी जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन हम सबको एक आदत है, जैसे मैं राकेश भाई को सुबह बता रहा था कि जब बारिश होती है ना तभी हम छाता खरीदने निकलते हैं घर से, उससे पहले नहीं, जबकि मालूम है कि हर बारिश के मौसम में बारिश होनी ही है। आप इस दुनिया में आए तो मुसीबतें आनी ही आनी है, लेकिन तैयारी कहां है? तैयारी तो जब अपने घर पे बीतेगी तब करेंगे ना। तीसरी चीज, अगर आपने किसी भी परिस्थिति को बड़े से छोटा करना है तो कल एक चीज सिखाई थी, माफ करना सीखे। अगर आप किसी को माफ नहीं कर पाएंगे ना तो सीन बड़ा होने वाला, पक्की बात। कुछ लोग ऐसा कहते हैं मर जाऊं पर इसको जिंदगी में कभी मैं भूलूं नहीं और इसको कभी माफ नहीं कर, तो रख दिमाग में, कर दिमाग खराब, इसको सीधा करके ही छोड़ूंगा मैं। तो मैं आपको एक घटना बताता हूं। सांप देखा है ना आपने? सांप, उसकी फितरत होती है ऐसे चलता है, टेढ़ा, ऐसे सीधा नहीं चलेगा, कभी टेढ़ा ही चलेगा। ऐसे लोग होते हैं, सीधे कभी नहीं चलेंगे। आप, फितरत है उनकी, उनको टेढ़ा ही रहना है, कुछ भी कर लो आप। तो जंगल में शेर ने कहा कि अरे भाई यार सांप तो टेढ़ा टेढ़ा चलता तो ऐसे किलोमीटर बढ़ जाते हैं, सीधा चल तो किलोमीटर घट जाए, तो खाम का काहे को बैटरी अपनी डिस्चार्ज करता। बोले अपन तो ऐसे ही चलते हैं। ऐसे लोग हैं ना हमारे जीवन में, हम तो अपने स्टाइल से चलते हैं भाई। तो उसने कहा तेरी मर्जी। फिर बंदर बंदर ने कहा यार क्या करता है ऐसा, सीधा चला करना, ये कौन सी आदत डेवलप कर ली है? बोले नहीं नहीं अपन तो ऐसे ही चलते हैं। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि जंगल में लग गई आग। क्या हुआ? जंगल में आग लग गई। अब बाकी जानवर तो सीधे दौड़ते थे, तो फटाफट दौड़ के, ध्यान मेरी तरफ देना, कुर्सी आ रही जा रही हो जाने दीजिए, तो वो सारे जानवर जो है भाग करके निकल गए। अब सांप की वो फितरत थी, वो उस समय भी वही काम करेगी, आदतें कभी थोड़ी हमारा पीछा छोड़ती है। तो 5-6 दिन के बाद जब जंगल में आग बुझ गई तो सारे जानवर वापस लौट के आए। और आपने एक चीज सुनी होगी कि चीजें जब जलती है ना तो ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है। अगर गीली लकड़ी अगर आप आग में डालो ना, जलने के बाद उसकी आप राख देखो तो एकदम सीधी हो जाती है। आपने ऑब्जर्व किया कभी? ये शमशान घाट में गए जब मुर्दा जलाते तो देखना कभी आप। अब ये जो सांप था आग में जल गया, जलने के बाद इसकी जो राख थी ना वो टोटल सीधी हो चुकी थी। बंदर मुस्कुराया, क्या फायदा, बोला जलने के बाद सीधा हो गया, पहले होता तो कितना अच्छा था। बात ये नहीं है। मैं आपको एक डायलॉग बोलता हूं, याद रखना। ये बात तो पक्की है कि हर आदमी एक दिन सीधा तो जरूर होना ही होना है। तय बस आपने करना है कि जलने के बाद सीधा होना आपको या जलने से, लेकिन सीधा तो हम एक दिन। इसे आप ज्यादा दिमाग खराब मत करो, वक्त हर किसी को सीधा करना जानता है। आप अगर अपने हाथ खून से रंगेंगे तो आप पे ऊपर इल्जाम लगने वाला है। तो बेटर है आप थोड़ी सी सब्र कर लीजिए। 10 दिन पहले किसी आदमी ने, बेचारा क्रोध में था वो, उसने मुझे कुछ कह दिया। उसने कह दिया तो 2-4 सेकंड के लिए मुझे भी लगा यार हाउ कम यू कैन से लाइक दिस, लेकिन मैं उस बात को फिर भूल गया। वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन उसने सुबह सुबह मेरे को फोन लगाया, बोले कोतवाल जी मुझे माफ कर दो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कल मैंने आपको गलत बोला। मैंने कहा देखो बोला भी आपने, दुखी भी आप, मैं कहीं सीन में हूं नहीं। तो लोग हमें दुख देते हैं ये मैं मानता हूं, लेकिन आप लेते हैं तब ना देते हैं। इफ यू बिहेव लाइक अ डस्टबिन, अगर आप डस्टबिन बनेंगे, अगर आप डस्टबिन बनेंगे तो लोग क्या डालेंगे? कचरा। इसलिए मेरा एक स्लोगन है कि दुख देना पाप है। रिपीट करो, दुख देना पाप है। रिपीट करो जोर से, फिर से, दुख देना पाप है और दुख लेना महापाप है। ये रिपीट करके दिखाओ। तो कई बार हम दुख देते नहीं, ध्यान रखते, लेकिन ले लेते, खास करके हमारी प्यारी माताएं और बहनें। ये दुख लेने की आदत इनकी बहुत जबरदस्त है, चारों बाजू से दुख ले लेती हैं, फिर बाईपास सर्जरी पक्की है। कहती हैं ना हस्बैंड समझता है, ना बच्चे समझते हैं, ना सास ससुर समझते हैं, जिंदगी झंडू बाम बना रखी हमारी है। अब आप सोचो कि जब आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो लोग कैसे आपको समझ पाएंगे? जरा सोचो तो सही आप इस विषय पर।
भाई लोग कहते हैं सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे खपा ली, किसी को कद्र नहीं है मेरी। जैसे हमारे राकेश भाई एक जोक बता रहे थे सुबह, बोले सब जगह मैं कामयाब हूं लेकिन घर में नहीं चलती, वहां सिस्टम ठीक नहीं है। तो यही चीज है क्योंकि घर में हमारी, क्योंकि जो घर में लोग रहते हैं ना उनसे बेहतर हमको कौन जानता है, हम सब की बात है ये। तो खाली राकेश भाई का मजाक में मैंने नाम लिया, सही है। उनको मैंने सुबह बताया था कि एक हाईकोर्ट की जज थी, वो भी बता रही थी घर में नहीं चलती, कोर्ट में किसी की सुनती नहीं, घर में मेरी कोई सुनता। तो वो जो चीजें हैं वो हमारे जीवन में फिर समस्याओं का कारण बनते हैं। तो एक चीज हमेशा आपने याद रखनी है, माफ कर दो, तो सीन जो बड़ा होने वाला था ना वो छोटा हो जाएगा। प्रैक्टिस करके देखो। लेकिन जितना ये सुनने में सरल है, जितना ये कहने में सरल है, क्या ये उतना ही सरल प्रैक्टिकल करने में है? जिस सेटअप में आप है ना, नहीं हो सकता। उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा फिटिंग चाहिए, और वो एक्स्ट्रा फिटिंग है आध्यात्मिकता। बिना आध्यात्मिकता के आपके जीवन में ये काम आपसे हो सकता नहीं। थोड़ा सा काम अपने ऊपर करने की जरूरत है। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आपके बदन में मोबाइल से लेकर, बैग से लेकर, कपड़े से लेकर, मोबाइल से लेकर, चश्मे से लेकर, जितनी भी चीजें हैं, जब आप इस दुनिया में आए थे इनमें से कोई चीज लेके आए थे? मरने के बाद कोई एक आध है जो आपने फिक्स कर लिया ये तो लेके जाऊंगा, मर जाऊं पर लेके जरूर जाऊंगा, है ना? तो फिर जो इतनी मारा मारी है ये किस बात के लिए? इसलिए मेरी एक स्टैंडर्ड लाइन है, इतना तो जीना भी नहीं जितना हम मरे जा रहे हैं। इतना तो जीना भी नहीं है जितना हम मरे जा रहे। इसलिए जीवन को जितना सिंपल बनाएंगे। आप मुझे बताइए, कभी बहस में पति पत्नी, आप यहां बैठे होंगे, बहस में कभी आप जीत पाए एक दूसरे से? नहीं ना। आखिर में आपको क्या करना पड़ता है? गिव अप ही करना पड़ता है ना, छोड़ ही देना पड़ता है। लेकिन ये कब करते हैं? जब दोनों की बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाए तब, है ना? बैटरी जब पूरी डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद बोलते हैं तो छोड़ दो। अच्छा, ये जो अभी कहा ना छोड़ दो, ये 15 मिनट पहले क्या देना था ना, इतनी बैटरी वेस्ट करने की जरूरत क्या? आदत, वो उसकी जैसी आदत है ना हमारी, बिना बैटरी वेस्ट किए तो शांति मिलती नहीं। फिर कहते हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष बहुत है। संघर्ष हम क्रिएट करते हैं, और सबसे ज्यादा आपके जीवन में अगर समस्याओं का निर्माण कोई करता है तो वो ये है। आप देखो, आपके जो होंठों का आकार है ना, ये तीर कमान जैसा, कमान जैसा है या नहीं? और आप जो बोलते हैं ना वो तीर है। और कल बताया था कि गोली का घाव 2 4 6 महीने में भर जाता है। शब्दों के घाव आज भी आपके सीने में, 25 साल पहले सास ने कुछ कहा था, आज भी वो सीने में वैसे के वैसे ही भरे ही नहीं। हस्बैंड ने कितना भी मरहम लगाया हो कि छोड़ दे बस, अब भूल जा, मेरी माँ है, अपनी माँ समझ करके बोले, मर जाऊंगी नहीं भूलूंगी। तो इसका मतलब किसने ये तय कर लिया? मैंने तय कर लिया है कि मुझे दुखी रहना है या नहीं रहना। चॉइस तो मेरी है ना। जैसे मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस छोटे से बच्चे को दूं, अगर ये ले तब ना मैं दे सकता हूं, अगर ये ले ही नहीं तो मेरे पास ही रहेगी ना। तो लोग हमें दुख थोड़ी देते हैं, हम लेते हैं इसलिए तो वो देते हैं ना। आप लेंगे नहीं तो कैसे देंगे? लेकिन इतना आसान नहीं। उसके लिए आपने थोड़ा सा क्या करना है, अपनी स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन बनाने की कोशिश करनी, तब ये बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे दर्द की गोली खाने के बाद प्रार्थना करनी पड़ती कि हे देवी मेरा दर्द दूर करना, ना, आपने खाली खानी है, बाकी काम तो वो। ऐसे आध्यात्मिकता भी वो गोली है कि एक बार आपके जीवन में आ जाए तो ये जो पीड़ा है, दुख है, जो समस्याएं हैं, ऑटोमेटिकली धीरे 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 खत्म होने लग जाते हैं। मैं आपको बताऊं, भगवान श्री राम, भगवान राम कैसे बने? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, साधारण पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम था उनका नाम। भगवान राम कैसे बन गए? सुनना, जिंदगी में सबसे दुखी अगर कोई पुरुष हुआ इतिहास में, वो श्री राम थे। किसी ने नहीं छोड़ा। पत्नी ने भी दुख दिए, कहा था कि सर्कल से बाहर नहीं जाना, पिताजी ने, माताजी ने, सबने खेल रचा। लेकिन जिंदगी में कभी आपने उस इंसान को उदास देखा? कैसे मुंह लटकाए हुए रामचंद्र जी खड़े हैं। इसलिए हर परिस्थिति में वो बड़े स्ट्रांग रहे। उस स्ट्रेंथ के कारण लोगों के दिलों में उन्होंने भगवान का दर्जा पा लिया। तो आपकी जो स्थिरता है वो तय करेगी कि आपको दुनिया फॉलो करेगी या फिर सोचेंगे अच्छा हो गया चला गया, बहुत तांडव मचा के रखा था। चौथी चीज, जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई संघर्ष आए, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, आर्ग्यूमेंट में मत जाना।
इंसान की पहली फितरत है, तेरे कारण, इसके कारण, उसके कारण, फलाने के कारण। इधर जब सारे खत्म हो गए ना, फिर उसको भी कहते हैं भाई तू भी ठीक नहीं। इधर जब सारे खत्म हो गए तो फिर लास्ट में उसको दोष देते हैं। तो जब भी कोई समस्या बनती है तो आपने ये सोचना कि भाई सोल्यूशन क्या है इसका। बात तो हो गई ना। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक साहब अपनी पत्नी के साथ आए, इन दोनों का रिश्ता बड़ा खराब है। शादी हुए करीबन करीबन इनके 26-27 साल हो गए, बच्चे शादीशुदा होने की कगार पर हैं, और अब इन दोनों को डिवोर्स लेना है। अच्छा, समस्या क्या है? समस्या यह है कि इनकी बिटिया किसी XYZ कंट्री में पढ़ती है। फिर वही प्रेम चक्कर में पड़ गई, कुछ बहुत बड़ा खराब सीन हो गया, मैं आपके सामने नहीं रख सकता हूं। इस घटना से बाप और मां दोनों आपस में लड़ने लगे। बाप कहता है ये जो भी कुछ आज मैं देख रहा हूं ये तेरी वजह से, तूने सही संस्कार नहीं दिए, और संस्कार देना एक मां का काम होता है। मां कह रही थी नहीं, इस पूरी घटना के पीछे तू है, क्योंकि तूने उसे इतना ओवर पैम्पर करके रखा था, इतना ज्यादा प्यार देके रखा था कि आज हमको ये दिन तेरी वजह से ये देखने को मिल रहे। एंड दे वर फाइटिंग लाइक स्ट्रे डॉग्स, बोलते ना चार पैर वाले, ऐसे कुत्तों की तरह लड़ रहे काउंसलिंग रूम में मेरे पास। अब आप मुझे बताओ, ये करने से वो जो सीन बना है वो खत्म होगा? नहीं ना। करना क्या है आप ये बताओ ना। काम तो हो गया, तीर तो निकल चुका है। अब किसने छोड़ा, कहां से छोड़ा, किस हालत में छोड़ा, ये इंपॉर्टेंट नहीं, वो कहां गया वो ये ढूंढ लो अब। लेकिन उस हालत में एंड में क्या हुआ, उन दोनों का डिवोर्स भी हो गया। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास ऐसी स्टेज में आए थे जिसको हम फोर्थ स्टेज बोलते हैं, जहां रिपेयर नहीं हो सकता है। सवाल है क्या दोनों अलग होने के बाद खुश हैं? अभी भी दोनों मेरे संपर्क में हैं, पहले से 3 गुना ज्यादा दुखी हैं। मेरे पास एक साहब अपनी पत्नी को लेके आए कि बहुत दुखी रहती है। मैंने कहा मैडम आपके दुख का कारण क्या है, ये तो बताओ। बोले मेरी सास। अच्छा, क्या हुआ? बोले अभी जो मेरी शादी हुई, इससे पहले भी मेरी शादी हुई थी एक, तो वहां पर क्या था कि मेरी जो सास थी उनके साथ मेरा अच्छा जो ट्यूनिंग नहीं था, जमता नहीं था हमारा, तो बहुत संघर्ष होता था। तो शुरू शुरू में हस्बैंड मेरे फेवर में रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो माँ के पलड़े में चले गए। तो मैंने सोचा अब यहाँ कोई बचा ही नहीं है जो मेरे दुख को समझ पाए। तो मैंने सोचा अब इस इंसान की जिंदगी में रहने से कोई फायदा नहीं, तो मैंने डिवोर्स ले लिया और मैं चली आई। अब मैंने कसम खाई कि अब मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी। फिर बस इनके साथ ऑफिस में काम करती थी एज ए एम्प्लॉय, और धीरे धीरे वापस प्रेम हो गया तो हमारी शादी हो गई। तो मैंने कहा अब तो प्रेम करके, पहले तो अरेंज मैरिज हुई थी ना, अब तो प्रेम किया है, अब क्या तकलीफ है? तो ये जो व्यक्ति, इनको तो मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। नहीं बोले ये तो बहुत अच्छे इंसान है, पर इनकी माँ उसकी भी माँ है, जो पीछे थी ना उसकी भी माँ है। तो बहुत रोने लगी। बोले कुछ भी हो जाए, ये वाली जो मेरी सास है ना, उसके पास एक ब्रह्म अस्त्र है। बस वो जब वो ब्रह्म अस्त्र छोड़ती है ना, तो फिर रोने के सिवाय मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो मैंने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि ऐसा कौन सा ब्रह्म अस्त्र है भाई तुम्हारी सास के पास? तो कहा, बोले जब वो पूरी तरह से हारने की कगार पे आए ना, तो फिर वो एक ही ब्रह्म अस्त्र छोड़ती है। वो कहती है कि अगर तू इतनी अच्छी होती तो पीछे नहीं टिकती। बस फिर बोले उसके बाद मेरे पास कोई शब्द बचता। हैदराबाद से एक आदमी का कॉल आया, मुझे कहते साहब मुझे एज ए काउंसलर आपसे काउंसलिंग लेनी। मैंने कहा बताओ क्या समस्याएं हैं? बोला मेरी 4 शादियां हो चुकी हैं। कितनी? तो मैंने कहा फिर अब क्या है? तो आखिरी जो बीवी वो भी भाग रही है, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा अगर नदी तो कूद के मर जा। ऐसे ही बोला मैंने। औरतें बदलने से तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां नहीं बदलेंगे। घर बदलने से, गाड़ी बदलने से, मोहल्ला बदलने से, लोगों को बदलने से, भाग जाने से आपके हालात नहीं बदलेंगे साहब। क्योंकि आपकी सोच आपका साया है, जहां भी जाओगे, जिसके पास भी जाओगे, वो साया तुम्हारा पीछा करेगा और बर्बाद करके रखेगा। हमें अपनी आदत चेंज करनी। लेकिन दुर्भाग्य देखो हमारा, वास्तुशास्त्र वाले ने बोला कि घर ठीक नहीं तो घर बदल देंगे, वास्तुशास्त्र वाले ने बोला मोहल्ला ठीक नहीं तो मोहल्ला बदल देंगे, उसने बोला कार ठीक नहीं है तो कार बदल देंगे, उसने कहा कि आपका जो जॉब है वो बदल दो तो वो बदल देंगे। सब कुछ बदलेगा लेकिन अपनी आदत नहीं कभी बदलेगा। तो हम, हमारे जो दुख जो है ना, उनका जो कारण है वो हमारी आदत है। एक घटना सुनाता हूं। मेरे एक मित्र हैं काउंसलर, उनके पास एक यंग कपल आया। उनको डिवोर्स लेना है, साथ में नहीं रहना है। 2 साल हुए उनकी शादी की। तो वो जो काउंसलर है वो आध्यात्मिक नहीं है, वो तो प्रोफेशनल है। एक सिटिंग का जो है 2.5 घंटे, मतलब 2,500 रुपये लेता है 1 घंटा। उसके ऊपर अगर एक सवाल पूछो तो 200 रुपये लेता है, जितने सवाल उतने सो। ठीक है, ये उसका सिस्टम है।
तो उसने मुझे बताया कि मेरे पास एक केस आया, तो मैंने उनको कहा कि आप एक काम करिए, आप ना शादी के बाद एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ये भी नौकरी करती है, आप भी नौकरी करते, थोड़ा ब्रेक लीजिए आप आपकी रूटीन लाइफ से, तो थोड़े घूमने चले जाइए, तो थोड़ी आपकी मानसिकता एक दूसरे के प्रति बदल जाएगी, थोड़ा टाइम मिलेगा आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का। तो मैंने कहा फिर? बोले मैंने उनको दुबई भेजा कि आप दुबई चले जाए, अच्छी डेस्टिनेशन है। अब ये दोनों वहां चले गए तो इनको एक कमरा दे दिया, जो इन्होंने बुक किया था, इनको कमरा अलॉट हुआ। अब इनको पता चला कि ये सी फेसिंग नहीं है, सामने समुद्र है, समुद्र नहीं दिखता है, इनको समुद्र दिखे ऐसा वाला कमरा चाहिए था। तो ये दोनों नीचे आए, तो हस्बैंड ने रिसेप्शनिस्ट को कहा कि हमको सी फेस वाला रूम चाहिए। तो उन्होंने कहा सर आपने जब बुक की थी तब आपने मेंशन नहीं किया था, तो हम, अगर आपने मेंशन किया होता तो हम दे सकते थे, हमारे पास अवेलेबल था, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, तो आपने जो बुक किया है वही आपको लेना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, मैं कस्टमर हूँ, कस्टमर इज ऑलवेज ऑन द प्रायोरिटी, तो आपको कुछ भी करके मुझे वो सी फेसिंग देना ही पड़ेगा। वो बोले मैं कहाँ से दूं? ये बोलता वेर इज योर ड्यूटी मैनेजर, कॉल हिम। तो उसको अपने साहब को बुलाओ, बोला मैं उससे बात करूँ। तो इतने में वो मैनेजर आ गया। तो मैनेजर ने भी वही कहा कि साहब ऐसा है कि हमारे पास अभी नहीं, अगर होता तो आप हमारे कस्टमर हैं, तो कस्टमर के लिए तो रूम रखे हुए हैं। तो इतने में पत्नी ने बोला अरे जाने दो ना, बोला काहे को बहस कर रहे हो, अब समुद्र तो कहीं भी देख लेंगे, बोला हम तो घूमने आए हैं। उसने बोला तू पत्नी मेरी है या इसकी है? बोला ये शब्द उसके मुंह से निकल, क्योंकि फितरत है ना हमारी। अच्छा, इतना बोलने के बाद वाइफ इरिटेट हो गई, ऊपर रूम में गए तो वापिस झगड़ा हो गया। किस बात के? उसके सामने तुम्हें ये बोलने की क्या जरूरत है? उनके पास रूम है, वो नहीं देना चाहता, अंतर्यामी है ना ये, इसको सारा मान। बोला उनके पास रूम है, वो देना नहीं चाहता, और ऊपर से तुमने फेवर कर लिया इसलिए उसने नहीं दिया। तो दोनों की झगड़ा हो गया। अब 4 दिन की बुकिंग, तो 4 दिन बिना एक दूसरे से बोले 4 दिन वहां निकाले, और चौथे नाइट को वापिस आ गए। अब आप मुझे ये बताइए, क्या करने गए थे? पैचअप करने गए थे ना, लेकिन फितरत भी तो साथ में गई थी, आदत भी तो साथ में गई ना। इसलिए आदतें कभी आपका पीछा, अपनी आदतों को सुधारने की जरूरत है, लेकिन जिस सेटअप में आप है ना, आपसे ठीक नहीं होंगी। उसके लिए थोड़ा आध्यात्मिक जो वातावरण है वो बनाना बहुत जरूरी है। वरना आज की डेट में ये जो मोबाइल है, मैंने काउंसलिंग देखा, 70 साल के बूढ़े को जवान करने की क्षमता है इसमें। 7 साल के बच्चे को वो इंफॉर्मेशन जो आपको 27 साल की उम्र में थी। इतनी दरिद्रता, इतना बुरा हाल है समाज का आज की डेट में कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और दुर्भाग्य देखो, 2-3 बच्चे हैं खाली यहां पर। क्या आपकी इतनी भी कैपेसिटी नहीं कि आप अपने बच्चों को एक सही मार्गदर्शन करने के लिए एक अच्छी जगह लेके जाएं? आज हर पेरेंट कहता है कि बच्चों की वजह से हम दुखी हैं। तो बच्चे आपने दुख लेने के लिए पैदा किए थे या उनसे कुछ सुख पाने के लिए किया था? पाना तो सुख था, फिर ऐसा क्या हो गया कि वही हमारे जीवन में दुख का कारण बन गया? वो वातावरण नहीं बना पाए। ऐसा नहीं है कि आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में कितनी उतारी है आपने? तो जब रॉ मटेरियल इतना खराब है, तो जो फिनिश गुड बनेगा उसकी कंडीशन क्या होगी? फिर जब वो फिनिश गुड बेटा अच्छा हुआ तो बापू कहेगा मेरा बेटा है, और बिगड़ गया तो मां को कहेगा तूने बिगाड़ा, बोले इसको। यह रिवर्स भी होता है। क्यों? अच्छे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बड़ी क्विकली लेते हैं, अगर बिगड़ गया तो बोलता है गधे का बच्चा, फिर नहीं कहेगा मेरा बच्चा, बोले गधे का बच्चा है। अच्छा, एक कपल मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए थे, उनकी कुछ समस्या थी, उनका बेटा भी था। तो बहुत सुनने के बाद उसने बोला अंकल ये मेरे पापा को समझाओ ना जरा। मैंने कहा क्यों? बोले एमटेक किए हुए, मुझे गधा बोलते हैं ये, और इनको समझाओ कि गधे का बाप कौन होता है। आप सोचो आपकी वोकैबुलरी किस तरह की वोकैबुलरी है आपकी। क्या आपकी डिक्शनरी में, आपके पॉकेट में कुछ अच्छे शब्द नहीं आपने जोड़े हैं, जिससे आप अपने परिवार का एक कल्चर बना पाए? इस सेटअप में नहीं होगा आपसे। देखो, जब भी क्रोध आता है ना, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किताब काम नहीं आती। तब आध्यात्मिकता का रोल कहाँ है? वो कौन से स्कूल में पढ़ाया जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है साहब, ऐसा नहीं। आज से 200-300 साल पहले इस भारत, यू आर प्रिंसिपल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, आप शिक्षक है ना? हाँ, तो पहले गुरुकुल सिस्टम था, वैल्यू एजुकेशन एंड देन योर एकेडमिक एजुकेशन एंड देन प्रोफेशनल एजुकेशन। और 25 साल के बाद एक बच्चा जो है एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनकर के बाहर समाज में निकलता था। अब क्या हालत है? ये गुड़िया, बेटा आपकी कितनी उम्र है बेटे? रेड टी शर्ट, यस। कितने? 15। इसकी आधी उम्र कर लो, इसकी उम्र जितनी होगी। ये बच्चा मुझे कॉल करके रात के 2:30 बजे बोलता मुझे डिप्रेशन है।
अब आप